हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रोथ मॉडल्स के बारे में। अब तक हमने समझ लिया था कि ग्रोथ में इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा। उसका फॉर्मूला भी आपको बताया गया था। याद नहीं है तो प्लीज़ उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। क्या आपको बताया गया था, या आपने देखा होगा कि किसी भी टाइम पे जो ग्रोथ होती है, एन अगर टाइम टी पे पॉपुलेशन का साइज है तो टाइम t+1 पे पॉपुलेशन का साइज क्या होगा। तो हम पॉपुलेशन का साइज जानना चाहते हैं टाइम t+1 पे। तो इसके लिए हमें पॉपुलेशन टाइम टी पे जो थी वो मान लिया हमने, प्लस बर्थ कितने हुए, इमिग्रेशन कितना हुआ, उससे हम माइनस कर देंगे डेथ प्लस एमिग्रेशन को। लास्ट लेक्चर में भी आपको अच्छे से मैंने ये बात समझाई थी, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, बार बार बता रही हूँ, आपको याद रखना है। फिर ग्रोथ मॉडल्स के बारे में जानते हैं। डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न, कि क्या ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो टाइम के साथ साथ कोई स्पेसिफिक पैटर्न या प्रिडिक्टेबल पैटर्न जिसका हम पता लगा सकें, ऐसा कोई पैटर्न शो करता है। क्या ग्रोथ ऐसा कोई पैटर्न शो करेगा। अब ये डिपेंड करेगा कुछ चीज़ों पे कि उस ग्रोथ जो पॉपुलेशन की होगी वो उसको मिलने वाले सोर्सेस पे डिपेंड करेगी। देखिए, वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट अनब्रिडल्ड human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or show some restraints on growth। देखिए, हमें क्योंकि वी हैव बीन कंसर्न अबाउट अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इट इन आवर कंट्री। हमारे देश में भारत का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अनब्रिडल्ड मतलब जो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। तो अनब्रिडल्ड पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से हमारे देश को फेस करनी पड़ रही हैं। इसीलिए देयरफॉर हमारा ये जानना कि हमें ये जानने की क्यूरियोसिटी होना कि क्या दूसरे एनिमल्स जो हैं नेचर में वो भी इसी तरह से बिहेव करते हैं, क्या वो भी इसी तरह से बढ़ रहे हैं, या फिर उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ रेस्ट्रेंट्स हैं, मतलब उनकी ग्रोथ को कुछ कहीं ना कहीं चेक्स हैं जो उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। फिर से समझा दूं, इसका मतलब है कि हम बहुत कंसर्न हैं अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को लेके, क्योंकि हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। हमारे इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए हमारा ये जानना बहुत नेचुरल हो जाता है, हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी का होना कि क्या बाकी के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी इसी तरह से बढ़ रहे हैं या नेचर उनको कहीं ना कहीं रोक रहा है बढ़ने से। ये जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है और बहुत ऑब्वियस भी है कि हमें ये जानने की क्यूरियोसिटी है, क्योंकि हमें डर है कि अगर बाकी के एनिमल्स भी इसी तरह से ग्रो करेंगे तो जो रिसोर्सेस हमें आज मिलते हैं वो रिसोर्सेस भी हमें नहीं मिलेंगे। Perhaps we can learn a lesson or two from nature on how to control population growth। लेकिन शायद हमें हमारी प्रकृति से एक लेसन सीखना चाहिए, एक नहीं दो लेसन सीखने चाहिए, दो तरह से, कि किस तरह से जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है उसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा ग्रोथ जिसको कोई नहीं रोक सके, कॉन्टिन्यूसली ग्रो होता ही रहे, होता ही रहे, होता ही रहे। बाकी बाद में हम और टाइप का ग्रोथ भी पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देखिए, रिसोर्सेस कौन कौन सा? फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी is obviously essential for unimpeded growth of population। अब तुम अनइम्पीडेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे कंफ्यूज हो सकते हो। अनइम्पीडेड है मतलब बिना किसी कंट्रोल के,
बिना कोई रोके टोके, बिना किसी चेक से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और इस अनइम्पीडेड पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए किस चीज़ क्या असेंशियल है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड स्पेस। आई मीन देखिए, पॉपुलेशन जितना है उतना आपको फूड चाहिए, उतना आपको स्पेस चाहिए, ठीक। आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number। देखिए, जब रिसोर्सेस हैबिटेट में अनलिमिटेड है, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तो हर एक स्पीसीज के पास जो है वो ये एबिलिटी होता है कि वो अच्छे तरीके से खुद को समझ पाए और अपने अंदर जो पूरा पोटेंशियल है उसको दिखा पाए। इनेट पोटेंशियल का मतलब है जब तक किसी स्पीसीज को रिसोर्सेस मिलते रहेंगे, वो अपना पूरा जितना वो रिप्रोडक्शन कर सकता है उतना टाइम तक वो सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस कर पाएगा। अपने अंदरूनी पोटेंशियल को वो बताता रहेगा, अपनी एबिलिटी को वो पूरा समझ पाएगा और फुली जितना वो सर्वाइव कर सकता है करेगा, जितनी रिप्रोडक्शन करता है करेगा और नंबर को बढ़ाता जाएगा। एज डार्विन ऑब्जर्व्ड व्हाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की। किसने थ्योरी दी नेचुरल सिलेक्शन की? डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी। और डार्विन ने कहा था कि ऐसे जो जब तक फूड एंड स्पेस बराबर मिलेगा तब तक ऑर्गेनिजम्स कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे, उनका नंबर बढ़ता रहेगा और वो अपना फुल इनेट पोटेंशियल शो करते रहेंगे। अगर फूड और रिसोर्सेज को लिमिटेड किया जाएगा तब आपको कुछ पॉपुलेशन में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जब बहुत अच्छे से रिसोर्सेस मौजूद हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जो लिविंग्स हैं उनको फुली अच्छे से रिसोर्सेस मिल रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो आपको कैसी ग्रोथ देखने को मिलेगी? आपको एक एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी? एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। फिर से बताइए, एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक फैशन में एक ही बात, एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ एक ही बात है ना? तो याद रखेंगे, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जब भी रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं तो जो ग्रोथ हमको देखने को मिलता है वो एक्सपोनेंशियल या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है, ठीक है। इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ n साइज, आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं। द बर्थ रेट्स, जिसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, यहां पे बोला है नॉट टोटल नंबर ऑफ बर्थ बट पर कैपिटा बर्थ। टोटल नंबर ऑफ बर्थ को हम ऐसे b से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और पर बर्थ रेट को हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, पर कैपिटा बर्थ है मतलब एक इंडिविजुअल कितना बर्थ दे पा रहा है, कितना पोटेंशियल है। बर्थ रेट आपको पता है ना कि टोटल इतने इंडिविजुअल जितने भी हैं और कितने पैदा हुए, जैसे 8 पैदा हुए तो 8/20 इसको डिवाइड करके जितना भी आएगा वो क्या होगा? बर्थ रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं पूछा है, पर कैपिटा, पर इंडिविजुअल में कितना कैपेसिटी है कि वो कितना जो है वो बर्थ दे सकता है और इंडिविजुअल को, ठीक। तो अगर किसी पॉपुलेशन का साइज n है तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, अगेन डेथ रेट भी पर कैपिटा डेथ रेट लिया जाएगा, जिसको स्मॉल d लिखा जाता है। Then the increase or decrease in n during a unit time period t will be, ध्यान से देखिएगा, फिर से बताती हूँ, एक पॉपुलेशन का साइज है n, ठीक, और जो बर्थ रेट है उसको b स्मॉल b लिखते हैं, जो डेथ रेट है उसको स्मॉल d लिखते हैं। तो कितना जो है वो n में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चेंज आएगा। चेंज के लिए आपको पता है डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, तो किसी भी पॉपुलेशन में dn में कितना चेंज आया, कितने टाइम पीरियड में, dt, चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो इसलिए dn/dt। तो dn/dt कितना चेंज आया वो डिपेंड करता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट
उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, अपना n से। n है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज। याद रखिएगा dn/dt किसके बराबर होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। और ये बर्थ रेट माइनस डेथ रेट जो है इसको r कहा जाता है, ठीक है। b माइनस डी क्या हो गया, r, इसीलिए dn/dt इक्वल्स हो जाता है rn। अब ये ध्यान रखना है आपने, ये कब बोला गया, किसी पॉपुलेशन का साइज n है, उसका बर्थ रेट b है, डेथ रेट d है, तो किसी भी टाइम में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है b माइनस डी इंटू एन पे। अब r जो है, r इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। देखिए नेचुरल इंक्रीज कितना हुआ, बर्थ रेट जितना हुआ उससे माइनस कर दीजिए डेथ रेट जितना भी आया है। अब आपको पता है बर्थ रेट और डेथ रेट कैसे निकालते हैं, जितने इंडिविजुअल भी आए अपॉन टोटल पहले जितने थे उसके बाद बर्थ रेट आया। जितने इंडिविजुअल भी मर गए, सपोज करो, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 8/20, ठीक। 8 को जब आप 20 से डिवाइड करते हैं तो 0.666 करके ऐसे आएगा, हम 0.6 या 0.7 ले लेते हैं। वही आपका अगर होता है 4/20, मतलब 4 डेथ हो गई, ठीक है, 4 जो है वो क्या हो गई, डेथ हो गई, तो कितना आएगा, ये इक्वल आता है 0.02 के। ये किसके इक्वल आ गया, 0.02 के। तो अगर आपसे पूछा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी में टाइम के साथ कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज होते होते कितना चेंज आएगा, तो ये 0.6 को आप b पे रख लेंगे, d पे आप 0.02 को रख लेंगे, इनको माइनस करेंगे और n के लिए जो भी वैल्यू दी होगी उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। dn/dt इक्वल्स rn, ठीक है, कि पॉपुलेशन डेंसिटी में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा टाइम के साथ, वो बराबर होता है rn के, और r जो है वो आता है आपका b माइनस डी, और इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि नेचुरली कितना इंक्रीज हुआ है। बर्थ कितने हुए हैं, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट को बर्थ रेट से माइनस कर दिया जाएगा, और नेचुरल इंक्रीज r क्या बताता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नेचुरली पॉपुलेशन कितना ग्रो कर रही है, कितना उसमें इंट्रिंसिक पावर है ग्रोथ की, ये बताता है आपका r। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर chosen for assessing impacts of any biotic and abiotic factor on population growth। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर लिया गया है आर, जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो है, क्योंकि ये आपको बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का पॉपुलेशन ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है इस बात को बता सकता है। देखिए चाहे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तो बर्थ रेट ज़्यादा ही हो जाएगा और डेथ रेट कम हो जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा और बर्थ रेट कम हो जाएगा। लेकिन आपको इंट्रिंसिक रेट देखना है नेचुरल इंक्रीज का कितना हो रहा है, b माइनस डी करेंगे आप इंटू n, और b माइनस डी जो है वो r होता है। dn/dt इक्वल rn, और इसी को हम dn/dt b माइनस डी इंटू n भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितनी भी इक्वेशंस देखने को मिल रही हैं वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी याद रखनी है। क्वेश्चंस भले ही इन इक्वेशंस पे आए ना आए, लेकिन इन इक्वेशंस को एज इट इज जरूर पूछ लिया जाता है। क्या, चलिए अब देखते हैं। इफ यू आर फैमिलियर विद बेसिक कैलकुलस यू कैन डिराइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एज, ठीक है, याद रखिएगा जो आपने पीछे पढ़ा वो बताया गया है आपको कि विद द टाइम पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे चेंज होगी। फिर आगे बोला है कि जो इंटीग्रल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन का, मतलब आपने अभी पढ़ा ना dn/dt, dn/dt पढ़ा आपने, ठीक है, dn/dt किसके बराबर पढ़ा आपने, rn के बराबर। और इसी का अगर इंटीग्रल फॉर्म हमको देखना है तो वो आ जाता है nt इक्वल्स n0 याद रखिएगा, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। आपने पीछे पढ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन पढ़ा आपने, ठीक, पीछे जो आपके पास था वो क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन था, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो क्या है बताइए, वो क्या है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ
किसका फॉर्म? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ग्रोथ इक्वेशन। ठीक, अब इंटीग्रल फॉर्म से आप क्या समझते हैं? इंटीग्रल मैथमेटिक्स में अगर आपने पढ़ा है इंटीग्रल तो आपको जरूर नॉलेज होगी। ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि इंटीग्रल फॉर्म क्या है तो मैथ्स किसी का नहीं पढ़ा क्या? 9th-10th में भी नहीं पढ़ा क्या आपने मैथ्स को? क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, ये जो आपका होता है, लेकिन जब भी जो इंटीग्रल फॉर्म होता है किसी भी फुल इक्वेशन का, ये एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है, मतलब एक स्टेटमेंट होता है, ठीक, कि किस उस पे जो किस प्रिंसिपल पे कोई इक्वेशन जो है वो काम कर रही है, उस चीज़ को बताता है। ठीक है, देखिए आपका हो गया पिछला वाला क्या था? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, इसका इंटीग्रल फॉर्म आ गया एन टी इक्वल्स एन नॉट ई आर टी। एन टी आ गया पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, ठीक है, और एन नॉट हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। आर आ गया इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, टी होता है टाइम, और ई है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स जो होता है 2.71828। ये वैल्यू कई बार पूछ ली जाती है आपसे कि जो बेस है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स है, ई जिसको हम कहते हैं, उसका वैल्यू कितना है? तो वो है 2.71828। अगेन न्यूमेरिकल का आना बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन आपको याद रखना होता है। जैसे आपके पास बोल दिया कि एन टी आपके टाइम टी के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बोली गई 20, ठीक है, और एन नॉट पे जो थी वो कितनी थी? 10, ठीक। तो 10 का बेस लॉगरिथम करना है 2.71828। आर का वैल्यू पता होना चाहिए, टी का वैल्यू पता होना चाहिए, और आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए, फिगर 13.6 पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ए पे ध्यान से देखिए कैसा शेप का दिख रहा है आपको? जे शेप का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? जे शेप का दिखाई दे रहा है। ये आपने क्या पढ़ी? ये पढ़ी आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन dn/dt इक्वल्स rn, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं? dn/dt इक्वल्स b माइनस डी इंटू n, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये k यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जब आपके सोर्सेस जो हैं वो लिमिटेड होंगे, आपका पॉपुलेशन मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है और नेचर के पास उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ठीक। तो एक कैरिंग कैपेसिटी वो मैक्सिमम एबिलिटी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है नेचर की, एनवायरनमेंट की, कि वो सारे के सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। यही कैरिंग कैपेसिटी का डेफिनेशन है, ठीक। तो जब रिसोर्सेज सफिशिएंट हैं तो कॉन्टिन्यूस आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, कुछ भी आपको जो है वो इसमें अड़चन नहीं आएगी, ठीक है। व्हेन रिस्पॉन्सेस आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। जब कोई भी चीज़ जो है बायोटिक एबायोटिक स्टेटस कुछ नहीं है, ग्रोथ को कोई लिमिट नहीं कर रहा है, तो आपको इस तरह से बिल्कुल कैसे दिखेगा? dn/dt इक्वल्स rn के जैसे इक्वेशन दिखेगी और ये ग्रो करता हुआ दिखेगा। लेकिन जब रिस्पॉन्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी लगा दी गई, तो यहाँ पे rn के साथ देखिए k-n/k, कैरिंग कैपेसिटी माइनस टोटल डेंसिटी अपॉन के लगा दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, बी जो है वो आपका क्या है? जब रिस्पॉन्सेज लिमिटेड होते हैं। ए पे ये आपको सिग्मोइड कर्व दिखने को मिल रही है, ये सिग्मोइड है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज हम इसी कर्व को जानेंगे, dn/dt जो जे शेप्ड कर्व बनता है। जे शेप्ड कर्व कब बन रहा है? जब आपके पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड हैं, जब आप जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो चाहे वो आपको अवेलेबल होगा, और तब आपके पास इस तरह की इक्वेशन रहेगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व रहेगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एक आपके पास ये हो गई, जिसका आपको अगर इंटीग्रल फॉर्म निकालना होगा तो ये हो गया, और आपका जो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है
वो जे शेप्ड होता है। लेकिन जब कैरिंग कैपेसिटी को लाया जाता है तो कैरिंग कैपेसिटी के बाद डी एन अपॉन डी टी तो सेम है इक्वल आर एन, लेकिन के माइनस एन अपॉन के बन जाएगा। और के है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी, एनवायरमेंट का मैक्सिमम कैपेसिटी की जिस हद तक वो ऑर्गेनिज्म को जो है वो फीड कर सकता है, उनको पूरे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक, उसके आगे एनवायरमेंट की भी हद नहीं होगी और इसके आगे ये डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यूज फॉर नॉर्वे रैट्स, ये वैल्यूज कुछ दी गई है, मुझे भी समझ नहीं आया कि क्यों दी गई है, पर आपको चलो याद रखनी है। नॉर्वे रैट का, नॉर्वे में जो रैट है, नॉर्वे रैट का जो आर वैल्यू है, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट वैल्यू है, वो है 0.015। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट वैल्यू कैसे निकाला गया होगा, बी माइनस डी, मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट से इसको निकाला जाता है। और फ्लावर बीटल के लिए, जो फ्लोर बीटल है, फ्लावर बीटल जो है, फ्लोर बीटल जो है फ्लावर ही है, ठीक, फ्लावर बीटल के लिए है 0.12। 1981 में ह्यूमंस का जो आर वैल्यू था, इंट्रिंसिक नेचुरल इंक्रीज का जो वैल्यू था भारत में, वो 0.0205 था, 0.0205 था। ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, दोबारा से लिख लीजिएगा। बीट नॉर्वे रेड के लिए कितना है 0.015 और फ्लावर बीटल के लिए कितना है 0.12 और ह्यूमंस के लिए कितना था 0.0205। फिर आपसे पूछा गया है फाइंड आउट व्हाट द करंट आर वैल्यू इज, अभी जो करंटली जो आर वैल्यू है वो कितना है, और फॉर कैलकुलेटिंग इट यू नीड टू नो द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इस चीज को जानने के लिए आपको डेथ रेट और बर्थ रेट की जानकारी का होना जरूरी होता है। क्लियर? ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर, सही बात, ओके। आपको अगर आज का पूछा जाएगा तो आज आपको बर्थ रेट पता होना चाहिए, आपको डेथ रेट पता होना चाहिए। गूगल करके आपको बर्थ रेट डेथ रेट मिल सकता है। बर्थ रेट से माइनस करिए डेथ रेट को और आपको आज का जो करंट वैल्यू है वो मिल जाएगा। हर साल वेरी होता रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे मुश्किल से पूछा जाएगा। The above equation describe the exponential और geometric growth pattern of a population, जो आपने ऊपर पहले इक्वेशन पढ़ा था dn अपॉन dt इक्वल आर एन, वो जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, ज्योमेट्रिक ग्रोथ को बताता है। और उसके बाद आपने पढ़ा था एन टी इक्वल एन नॉट ई आर टी, वो भी एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ के पैटर्न को ही बताता है। और जो कर्व हमको देखने को मिलती है वो जे शेप्ड कर्व होती है जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी का टाइम के रिलेशन में ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखिए, ये है पॉपुलेशन डेंसिटी और ये है टाइम, पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम। हम जब ग्राफ बनाते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हमको जे शेप्ड देखने को मिलती है। कब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बनेगी? जब कोई भी अड़चन बीच में नहीं होगी, सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड होंगे। ठीक है, any species growing exponentially under unlimited resource condition can reach enormous population density in a short time। कोई भी पॉपुलेशन जो है, कोई भी स्पीसीज जो है, अगर वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके पास और कॉन्टिन्यूसली वो ग्रो कर रही है तो वो थोड़े ही टाइम में बहुत बड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी पे पहुंच जाएगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उस स्पीसीज की हो जाएगी। डार्विन शोड हाउ इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट कुड रीच एनॉर्मस नंबर इन द एब्सेंस ऑफ चेक्स। डार्विन ने बताया था कि कैसे एक बिल्कुल धीरे धीरे ग्रो करने वाला एनिमल है एलिफेंट, वो भी बहुत ज़्यादा नंबर तक पहुंच सकता है अगर कोई भी जो चेक्स जो हैं वो ना लगाए जाएं तो। The following is an anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially। तो आगे एक आपको बताया गया है, एक वाक्य, एक कहानी, anecdote मतलब एक कहानी बताई गई है कि किस तरह से जब कोई पॉपुलेशन जो है वो बहुत फास्ट इंक्रीज करती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है, तो कैसे जो है वो एकदम से फास्ट ग्रो हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कैसे बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक कहानी है, ये कहानी है एक राजा की। मैं इंग्लिश में नहीं, इसको हिंदी में ही बताऊंगी। ये कहानी है एक राजा की और उसके मंत्री की।
वो गेम खेल रहे थे चेस का गेम। फिर किंग को कॉन्फिडेंस था कि वो गेम को जीत जाएगा और वो मंत्री द्वारा तैयार किसी भी शर्त को मतलब कोई भी मंत्री, उसका मंत्री कोई भी शर्त रखता तो वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। द मिनिस्टर हम्बली सेड, मिनिस्टर ने बड़े प्यार से कहा, रिस्पेक्ट से कहा कि अगर मैं जीता तो उसको बस कुछ गेहूं के दाने चाहिए, ठीक, और उसकी क्वांटिटी जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। उसकी क्वांटिटी को, जैसे ये एक चेस बोर्ड है, ठीक है, इस पे आपके पास 62 64 जितना भी ये रहता है, ठीक है, तो ये पूरे तो नहीं मैं बना पाऊंगी, ऐसे है। तो एक चेस बोर्ड पे अगर एक है, ठीक, तो आगे 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 16 से 16 मतलब उसका डबल होगा, ठीक है, उसका डबल होगा हमेशा, डबलिंग ईच टाइम द प्रीवियस क्वांटिटी ऑफ व्हीट on the next square until all the 64 squares were filled। देखिए, राजा ने अपने मंत्री से चेस खेलना शुरू किया। राजा को लगा कि वो जीत जाएगा और बोला मंत्री को कि तुम्हें जो चाहिए होगा वो बता देना, मैं दे दूंगा। मंत्री ने बड़ी छोटी सी चीज कही कि मुझे सिर्फ गेहूं के दाने चाहिए, और गेहूं का दाना मतलब अगर आप एक स्क्वायर 464 स्क्वायर्स हैं, अगर एक स्क्वायर पे एक दरे हैं तो अगले पे डबल, अगले पे उससे डबल, अगले पे उससे डबल, अगले पे उससे डबल आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और जब तक 64 स्क्वायर्स जो हैं वो पूरे फिल नहीं होते, मल्टीप्लाई कर करके तब तक उतना आपको मुझे देना पड़ेगा दाना। किंग ने जो है उस शर्त को एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि कितना सिली सा शर्त लगा रहा है, और जो किंग है उसको लगा कि मिनिस्टर की शर्त जो है वो बहुत ही आसान है। अच्छा, वो तो शायद जीत गया, ठीक, जीत गया। कौन जीत गया? मंत्री जीत रहा था। तो ही स्टार्टेड विद अ सिंगल ग्रेन ऑन द फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, तो उन्होंने उसको एक दिया, पहले एक दाना दिया, ठीक, और फिर जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे स्क्वायर्स को फिल करने लगे तो टाइम अभी आधा भी चेस कवर नहीं हुआ था। आपके 64 जो हैं आपके पास कितना उसका हाफ रहेगा, 32 चेस बोर्ड भी नहीं भरे थे। किंग को समझ आया कि अरे उसका व्हीट तो ऑलरेडी खत्म होने को, मेरा कंप्यूटर बंद होने वाला है भाई, ठीक है, उसका व्हीट जो है वो खत्म होने को आ गया है, ठीक, उसका एंटायर किंगडम का व्हीट खत्म हो जाएगा। उसको सब, अगर वो अपने पूरे साम्राज्य का व्हीट भी लगा दे फिर भी इन 64 के 64 स्क्वायर्स को नहीं भर पाएगा। मतलब क्या? मतलब एक दी थी, यहाँ दो देने पड़ेंगे, यहाँ 4 देने पड़ेंगे, यहाँ 8 देने पड़ेंगे, यहाँ 8 का डबल 16 देना, 8 का डबल देना पड़ेगा, ठीक है, 16 देना पड़ेगा, 32 देना पड़ेगा, 64, 252, फिर आपको मतलब हर बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई उसका डबल करके जो है वो बहुत बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसका डबल जो है हर बार, हाँ, आगे जो है वो डबल देना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? हमेशा डबल देना पड़ रहा था, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि बीच में अगर कोई चेक नहीं लगा, मतलब राजा जो है वो जीत नहीं पा रहा था, मंत्री जीतता जा रहा था और उसका आधा चेस बोर्ड ही अभी भरा था, और राजा को समझ आ गया कि अगर वो अपने पूरे साम्राज्य का गेहूं भी दे देगा तब भी ये पूरा चेस बोर्ड के जितना गेहूं नहीं दे पाएगा, ठीक। वो चेस बोर्ड पे नहीं रखना था गेहूं, पर उतना इक्विवेलेंट, एक स्क्वायर के लिए उतना देना था। नाउ अब think of tiny paramecium starting with just one individual and through binary division doubling in number every day, and imagine what a mind-boggling population size it would reach in 64 days provided food and space remain unlimited। अब आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे थे कि क्या कहीं ना कहीं सबके लिए कुछ चेक हैं, तो हाँ, सारे इंडिविजुअल के लिए कुछ ना कुछ चेक है।